हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट टू। पार्ट वन हमने जो है कवर कर लिया है, जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज जो है कवर करे हैं। अब नेक्स्ट जो है 10 एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे फॉर अ सिविल सर्विस स्टेट सर्विसेज यूजीसी नेट के एग्जाम, जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जितना भी पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में, आपको पीवाई को लगाने के ये भी एक फायदा है कि आप जानने को होगा कि भाई आपको कितना आता है और कितना आपका रह गया है। तो ये जो है एनालिसिस मिल जाता है आपको एमसीक्यूज करके। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, द बुक इन विच द हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन ऑथरेड बाय। किसने जो है, किसके द्वारा जो है, उनकी एक बुक है, वो बुक का नाम आपने मुझे मेंशन करके बताना है। हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट का उन्होंने डिस्कस किया अपनी बुक में, तो आपने बताना है कि कौन है वो। ऑप्शन ए आपका एफ डब्ल्यू रॉयटलिसबर्ग एंड विलियम वाइट। ऑप्शन बी आपका एफ जे रॉयटलिसबर्ग एंड विलियम जे डिक्सन। ऑप्शन सी है एल्टन मेयो एंड विलियम वाइट। ऑप्शन डी है एफ जे रॉयटलिसबर्ग एंड एल्टन मेयो। आपने बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है। आप वीडियो पॉज करके जो है पहले आंसर लगाने की कोशिश करें, ताकि आपको लगे कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नहीं। और कमेंट सेक्शन में बताएं कितने आपके 10 में से क्वेश्चन ठीक है और कितने गलत है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एफ डब्ल्यू रॉयटलिसबर्ग एंड विलियम जे डिक्सन जो है आपके, उन्होंने हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट को अपनी बुक में बताया था। आपने बताना है कि कौन सी बुक है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन भी है आपका, एफ जे रॉयटलिसबर्ग एंड विलियम जे डिक्सन के बारे में, ये आपका आंसर राइट है। फिर नेक्स्ट आता है, और थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन भी की आपको कि यहाँ जो भी उन्होंने पब्लिश किया 1938 में उनकी बुक आई थी, उसमें जो उन्होंने ये अपना मेंशन किया था हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्योंकि एल्टन मेयो के साथ उन्होंने काम किया था। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपने बताना कि इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। ए ऑप्शन ए आपका, ये जो है ये आपकी बुक्स है, और ये क्या है आपका ईयर, किस ईयर में जो पब्लिश हुई। ऑप्शन ए है आपका जो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ऑप्शन बी जो 1914 में आई है। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब आई, 1912 में। ऑप्शन सी है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कब आई, 1957 में। ऑप्शन डी है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कब आई, 1938 में। आपने बताना कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर है आपका फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कब आई है 1938 में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है वो 1916 में आया है। ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब दिया था, 1911 में दिया था उन्होंने। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है जो साइमन दिया था वो कब दिया था, 1947 में। तो आपने बुक्स और ईयर जो है अच्छे से याद रखने, आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या आपको डेट की जगह यहाँ पे किसने जो है बुक लिखी है इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर से, आप वहाँ जाके जो है चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। तो ऑप्शन नंबर डी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में जो बताया उन्होंने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपने बताना कि इसमें से कौन सा नहीं मैच है करेक्ट। और आपने ध्यान रखना जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, तो अगर आपको अवेयर तरीके से जो है आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या उसमें क्या पूछा जाएगा। कई बार आप जो है ये नोट नहीं देखते, आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन करके आते हो, बाद में जो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपने ध्यान से जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आंसर लगाना है। ऑप्शन ए है आपका इसमें क्रिएटिव एक्सपीरियंस, किसने दिया है, फॉलेट ने। ऑप्शन बी है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज, मेयो ने दिया है। सी पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, एर्गेरिस ने दिया है। ऑप्शन डी है न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, लिकर्ट ने दिया है। तो आपने बताना इसमें से सही आंसर कौन सा है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्टन मेयो। ये इनकोरेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस किसने दिया, आपका डगलस मैकग्रेगर ने दिया अपना थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई उन्होंने बताया था, तो उन्होंने दिया है, ना कि मेयो ने। क्रिएटिव एक्सपीरियंस आपको पता है फॉलेट से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजिंग एल्गोरिथम से, और न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट लिकर्ट से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजिंग, मेयो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो किसने दी है, सबसे पहले आपको ये पता होना। ये दिया आपका एल्टन
मेयो ने, क्योंकि उनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी कहते हैं। जो हॉर्थन एक्सपेरिमेंट दिया था उन्होंने, इसमें दिया था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। अब आपने बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट्स है वो कौन सी करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस एमसीक्यू लगाने का आपका ये फायदा है कि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका, इट पोस्टुलेटेड द एफिशिएंसी एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात की। ऑप्शन बी, इट इज अ मॉडिफाइड एंड एडेड टू अ क्लासिकल थ्योरी। ऑप्शन थ्री है, इट supported the concept of economic man. ऑप्शन डी आपका, इट emphasized the informal relation in फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा है। सबसे पहले इट पोस्टुलेट द एफिशिएंसी डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात करता है। मॉडिफाई किया उन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी थी उसको, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी थी आपकी, उसके बाद एल्टन मेयो ने उसको मॉडिफाइड किया था न्यू क्लासिकल थ्योरी के उसमें। फिर आता है इट सपोर्ट इकोनॉमिक मैन को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन को सपोर्ट करता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाता है। इकोनॉमिक मैन को क्लासिकल थ्योरी में जो है सपोर्ट किया जाता है, ना कि न्यू क्लासिकल में। तो इट इम्पेसाइड द इनफॉर्मल रिलेशन की बात करता है, जबकि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो किस चीज़ पे फोकस करता था, फॉर्मल रिलेशन के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर, सिर्फ प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है फोकस करते हैं। यहाँ उन्होंने इनफॉर्मल रिलेशन की बात की विद इन द किसके अंदर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब ऑप्शन सी आपका जो है एलिमिनेट होता है। आपने डायरेक्ट आपने चीजें एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। थर्ड आपका ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा पढ़ लेना आप इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है आपका जोन ऑफ इंडिफरेंसेस। ऑप्शन ए है डिसीजन मेकिंग से, ऑप्शन बी है लीडरशिप से, ऑप्शन सी है अथॉरिटी से, ऑप्शन डी है मोटिवेशन से। तो राइट आंसर है आपका ये किससे है, अथॉरिटी से। जोन ऑफ इंडिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपका चेस्टर बर्नार्ड ने जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की बात की है कि भाई जो भी आपको जो भी अथॉरिटी है वो क्या करती है, जब आपको ऑर्डर देती है तो विदाउट क्वेश्चनिंग क्या करते हो, आप उस ऑर्डर को मानते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो अथॉरिटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, द फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी इज एट्रीब्यूटेड टू। जो फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहला आपका बर्नार्ड ने, सेकंड आर्गुलिस, थर्ड है आपका वेक, और फोर्थ आपका लीकट। तो इसमें बताना है आपकी कौन सा सही है। तो वन और फोर्थ है, टू और फोर्थ है, टू और थर्ड है, या ओनली वन है। तो इसमें आर्गुलिस और जो आपका वेक है, उन्होंने जो है फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी की बात की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। जो फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी है, इसमें जो है डिस्क्राइब किया प्रोसेस फ्यूजन और इंडिविजुअल। अब इसमें क्या इंटीग्रेशन की बात की है, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन गोल और इंडिविजुअल गोल, उसको इंटीग्रेशन की बात की गई है, फ्यूजन की बात की गई। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एल्टन मेयो वाज इन्वॉल्वड इन हॉर्थन स्टडी फ्रॉम। जो हॉर्थन एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्टडी हुई थी एल्टन मेयो ने, जो हॉर्थन एक्सपेरिमेंट किया था वो कब से कब तक था, ईयर पूछा इन्होंने डायरेक्ट। ऑप्शन ए है 1924 से लेकर 1932 तक, ऑप्शन बी आपका 1924 से लेकर 1934 तक, ऑप्शन सी है 1923 से लेकर 1932 तक, और ऑप्शन डी है आपका 1927 टू 1932। तो आपने राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है आपका हॉर्थन एक्सपेरिमेंट 1924 से लेके 1932 तक जो है उन्होंने हॉर्थन स्टडी की थी, स्टेप्स में की थी उन्होंने। और 1923 में उन्होंने फर्स्ट जो उनकी इंक्वायरी थी वो की थी। और ये डेट याद रखनी है, जो फर्स्ट इंक्वायरी वो 1923 में, आपने 23 से स्टार्ट नहीं करना, आपने ऑप्शन सी को सिलेक्ट नहीं करना, जबकि 23 में फर्स्ट इंक्वायरी हॉर्थन एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1924 से लेकर 1932 में दिया था। फिर ये था हमारा हॉर्थन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ एल्टन मेयो। आपने बताना कि ये बुक है एल्टन मेयो की, वर्क है एल्टन मेयो के, आपने इनमें से बताना कौन सा गलत है। सबसे पहला ए ऑप्शन आपका, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी है आपका द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। आपने बताना कि इनमें से कौन सा वर्क नहीं है जो एल्टन मेयो ने नहीं दिया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन उन्होंने नहीं बताई है, नहीं लिखा है, जो उनका वर्क नहीं है।
जबकि सोशल, ह्यूमन और पॉलिटिकल के बारे में उन्होंने बताया है। तो आपने इनको याद रखना है। 1932 में उन्होंने सोशल के बारे में बताया था प्रॉब्लम, और 1943 या 5 में, 45, हाँ 45 में उन्होंने जो है ह्यूमन रिलेशन, और 1947 में उन्होंने पॉलिटिकल। तो आपने डेट भी याद रखनी है, एल्टन में हो गए बुक्स, और ये तीन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। जो ऑप्शन राइट है आपका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम उन्होंने नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, लिस्ट दी है मैंने, अब लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। तो लिकट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जो ऑप्शन, जो सिस्टम बताया लिकट ने, 4 सिस्टम के बारे में बताया था उन्होंने। अब जो सिस्टम फर्स्ट मैनेजमेंट है, आपने इनका मिलान करना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन बी आपका सिस्टम 2 मैनेजमेंट, सिस्टम 3 मैनेजमेंट, सिस्टम 4 मैनेजमेंट। तो जो सिस्टम 1 मैनेजमेंट है वो है आपका पार्टी, ये हो गया ऑप्शन एक्सप्लॉइटेटिव, ये मैंने, तो इसमें जो है, जो आपका फर्स्ट मैनेजमेंट में आता है आपका एक्सप्लॉइटेटिव। ऑप्शन बी में आता है आपका सिस्टम 2 मैनेजमेंट में क्या, कौन सा आता है आपका फोर्थ बेनोवलेंट। ऑप्शन सी में आता है आपका कंसल्टेटिव। ऑप्शन डी में आता है आपका पार्टिसिपेटिव। इसमें जो है मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, जो पार्टिसिपेशन होती है, जो भी वर्कर्स होते हैं, जो लोअर लेवल पे होते हैं, जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उनको पार्टिसिपेशन की बात करें, तो ये डिटेल में आपको बताया है, तो आपने इसको याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आपने बताना कि इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है। टेलर फंक्शनल फॉर्मेनशिप से रिलेटेड है, फेयर गुली गैंग प्लैंक, उर्विक यूनिटी ऑफ कमांड, गुलिक बेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो राइट आंसर है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। उर्विक ने जो यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में नहीं बताया, जबकि फ्योल ने जो इसके बारे में बताया है अपने 14 प्रिंसिपल में, ये आपका सही है। टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात की, जबकि उन्होंने 8 सुपरवाइजर की बात की है, 4-4 करके डिवाइड करके ये बता दिया। गैंग प्लैंक की बात की हुई, लेवल जंपिंग की बात की हुई, हाँ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात की है इसमें। और उर्विक ने बेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात की गई है। तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर है। तो ये जो है MPYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिए हुए क्वेश्चन है, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, कितना जो है अभी बाकी रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा पढ़ने के बाद भी, आपको रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो है आज के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट थर्ड जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।